Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th Civics, Chapter 4, Working Institution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं वर्किंग इंस्टीट्यूशंस और इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग इंस्टीट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम सबसे पहले आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता क्या है स्टूडेंट? पार्लियामेंट मीन्स द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन आवर कंट्रीज़। जो लॉज को बनाने की फाइनल अथॉरिटी वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। यानी इंस्टीट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ेंगे लेजिस्लेचर का, यानी जिसके अंदर लेजिस्लेट होते हैं सारे लॉ। कौन बनाता है? पार्लियामेंट में। तो उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे और एग्जीक्यूटिव के बाद हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी। तो एक एक इंस्टीट्यूशंस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पार्लियामेंट को। एग्जांपल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। अगर आप प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि भाई किस तरीके से जो ऑफिस मेमोरेंडम है, डू यू रिमेंबर रोल ऑफ पार्लियामेंट का? क्या आपको याद है कि पार्लियामेंट का क्या रोल था? शायद नहीं। आप सोचेंगे कि सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, क्योंकि डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट ने तो नहीं लिया था। यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। तो आप सोचोगे पार्लियामेंट का थोड़ी कोई रोल था। बट लेट अस गो। लेकिन हम कुछ पीछे जाते हैं एंड द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट। लेकिन हम देखेंगे कि एक्चुअली में इस पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से इवेंट्स थे जो हो रहे थे, जो हमने देखा था ऑफिस मेमोरेंडम के डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए। रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर। वो पॉइंट्स सारे रिकॉल करेंगे एंड कम्प्लीटली द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और इस सेंटेंसेस में हम समझेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हमने फर्स्ट देखा था कि जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की कहाँ डिस्कस की गई थी? पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ने जो मेंशन किया था अपनी स्पीच में, एड्रेस करा था कि हम इसको लेके आने वाले हैं लॉ को, तो कहाँ पे किया गया था? पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर ने जो ये डिसीज़न बोला था कि भाई अब हम इसको लॉ बनाने वाले हैं और अपने कैबिनेट के साथ इसको डिस्कस करा था और बोला था प्रेसिडेंट को कि इसको अब हमें रिप्रेजेंट करना है, एज ए लॉ बनाना है। तो कहाँ हुआ था? पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया गया, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, जो उसकी रिपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है। क्यों? आप खुद सोचो कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट में टू एक्ट ऑन द मंडल कमीशन। यानी जैसे मंडल कमीशन के टाइम पे गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर था कि हाँ अब इसको लॉ बनाना है इस डिसीजन को, क्योंकि रिकमेंडेशन जो थी मंडल कमीशन की उस पर काम करना है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है या उस पर उनकी जो ओपिनियन है उस पर वो प्रेशर डालता है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं होगा तो गवर्नमेंट कुड नॉट हैव अ गॉन अहेड विद इट। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आप खुद सोचो पार्लियामेंट में कौन है? एमपी है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो वो जो मेजॉरिटी है वही तो गवर्नमेंट की ओपिनियन को, डिसीज़न को फॉलो करने में हेल्प करेगी। अगर उसको मेजॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं मिलती है एमपीज़ की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी लॉ नहीं बनेगा। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। याद करो कि आपने पार्लियामेंट के बारे में पहले भी कुछ पढ़ा है। और क्लास ट्राई टू इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट्स डिसीजन। और आप ये सोचो, इमेजिन करो अगर पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल नहीं मिल पाता है कैबिनेट्स डिसीजन का तो क्या होगा? तो स्टूडेंट लॉ नहीं बनेगा। डिसीजन जो डिस्कशन हो रहा था जो रिकमेंडेशंस ऑफ जो मंडल की रिकमेंडेशन थी, मंडल कमीशन ने दी थी कि ये डिसीज़न फॉलो होना चाहिए। तो वो डिसीज़न जो डिबेट हो रही थी और उसको लॉ बनाने का प्रोसेस चल रहा था, तो वो नहीं होगा जब तक नहीं होगा कैबिनेट्स डिसीज़न अगर उसको अप्रूव नहीं देंगे तो वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो एमपी की है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी मेजॉरिटी चाहिए होती है और वो अप्रूव करेंगे तभी पॉसिबल है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? ऑल डेमोक्रेसीज, जितनी भी डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं, एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली है, एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि जनता द्वारा इनको चुना जाता है।
तो जितनी भी ये सुप्रीम पावर किसके पास है, इन्हीं के पास है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली, जो इंडिया की एक नेशनल असेंबली है वहाँ पर ही तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाके मीटिंग करते हैं और उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। यानी इलेक्शन में जब इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं, तो ये सारे एमपी क्या करते हैं, एमपी जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये जब मीटिंग इनकी होनी होती है तो वो कहाँ होगी, नेशनल असेंबली में। कोई भी कंट्री क्यों ना हो, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पे अगर इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो मीटिंग करते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पे कहाँ करेंगे, उसको हम पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है। अब एट द स्टेट लेवल, अगर स्टेट लेवल पे ही इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम इसको लेजिस्लेचर कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। नेम में वेरी, और अलग अलग कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्स के नेम अलग अलग हो सकते हैं, बट सच इज असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। और लेकिन डेमोक्रेसी हर कंट्री में आपको मिलेगी, जैसे कि हमने रशिया में डूमा एग्जाम्पल देखा था पार्लियामेंट्री का, और जापान में देखें तो डाइट के नाम से बुलाया जाता है। और हम देखें कि और भी जैसे कि हमने रीस्टैग पढ़ा था, कहाँ का है रीस्टैग, जर्मनी का। तो ये अलग अलग नेम होते हैं, किसके अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग पार्लियामेंट्री के अलग अलग जगहों पे, तो हम उसको अलग नेम से बुलाया जा सकता है। जापान में नेशनल डाइट। तो अलग अलग नेम से अलग अलग मेंशन किया जाता है, अलग अलग पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती हैं वो अपनी यहाँ पे जो भी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी वर्क करते हैं, तो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, पीपल के बिहाफ पे कर रहे हैं, क्योंकि जनता खुद तो आ नहीं सकती है लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। तो तो ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं इन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पे आकर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से तरीके से हैं जो कि यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री में वर्क किया जाता है, फंक्शन क्या है पार्लियामेंट्री के, एक्चुअली में हमें ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ एन अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन अवर कंट्री। सीधी सी बात है, अगर लॉ बनाना है तो कोई भी लॉ बनाना होगा कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग, ये जो लॉ मेकिंग का टास्क है या फिर लेजिलेशन है, इज सो क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज असेंबली, इसीलिए इस हम कह सकते हैं आर कॉल्ड लेजिलेचर्स। इस असेंबली को हम क्या कहते हैं, लेजिलेचर्स, यानी जहाँ पे लॉ बनाने का काम होता है, लेजिलेट किया जाता है किसी भी डिसीजन को। तो पार्लियामेंट के अंदर ही लेजिलेचर किया जाता है। एंड पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कैन मेक न्यू लॉ बना सकती है, पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसे एबॉलिश कर सकती है, और जो लॉ मतलब उसे ख़त्म कर सकती है, और जो कोई लॉ है तो उसको एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अबॉलिश करके न्यू लॉ बना सकती है। तो लॉ बनाने का प्रोसेस ध्यान रखना कहाँ होता है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर करना। तो जो हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि लॉ बनाने का प्रोसेस कहाँ होगा, पार्लियामेंट में। तो ये हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं। हम सेकंड एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, थर्ड जुडिशरी पढ़ेंगे। फिर है यहाँ पे फिर पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट कंट्रोल करता है किसको, गवर्नमेंट, जो कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम, उसके जितने भी फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है। कैसे, इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया कंट्रोल इज़ अ डायरेक्ट एंड फुल, पूरा डायरेक्टली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के थ्रू। दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट चला रहा है कोई भी वो डिसीजन ले सकता है एज ए लॉन्ग एज दे, जब भी वो डिपेंड रह सकता है, मतलब लंबे टाइम तक, जब उस तक उसको पार्लियामेंट का सपोर्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्योंकि जो एमपीज़ हैं जो मेजॉरिटी उसको दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनता उनको चुन के भेजती है, तो जब तक उनको मेजॉरिटी मिल रही है गवर्नमेंट को तभी तो वो एक्सरसाइज कर सकती हैं सभी पावर को। तो यहाँ पे यही बोला है कि कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट को कौन करता है, ये करती है पार्लियामेंट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिल पाएगी तो वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो उसको सपोर्ट चाहिए होगा अपने मेंबर का।
पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी मैटर, गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर सारे जो गवर्नमेंट के मनी मैटर्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। मोस्ट कंट्रीज लाइक अ पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। पब्लिक से जो टैक्स कलेक्ट करके जो आता है वो फिर उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के अंदर बजट बनता है कि भाई किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम कितना पैसा देना है किस वर्क के लिए, और उसके अकॉर्डिंग वो सैंक्शन किया जाता है। तो वो कहाँ होता है? पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके, क्योंकि वो जनता का पैसा है, किसी का अपना पैसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे। तो वो बजट के थ्रू डिपार्टमेंट्स को अलग अलग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलता है। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं जो वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू। पब्लिक के इशू को डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट फॉरम है। और नेशनल पॉलिसीज़ और जो इश्यूज़ वहाँ पे डिस्कस होते हैं, यानी क्या पॉलिसीज़ बनानी है या क्या पब्लिक के जो इशू हैं वो रेस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी मैटर पे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आप देख रहे हो कि क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के और क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट में ही होगा। अब इसको टू हाउसेज में बांटा हुआ है पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एंड मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइडेड इनटू रोल पावर ऑफ अ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। मोस्टली कंट्रीज में क्या होता है, पार्लियामेंट के वर्क को देख के, फंक्शन को देख के उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। उसे हम चैम्बर्स कहते हैं, यानी दो पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है पार्लियामेंट, चैम्बर्स या हाउसेस कहते हैं। ठीक है, एंड फिर हम देखेंगे वन हाउसेज इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी जो एक हाउस है वो तो डायरेक्टली जो जनता है वो सिलेक्ट करती है वोट देकर मेंबर्स को, और सेकंड हाउस जो है यूजुअली इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली, यानी जनता उसको वोट नहीं देती है, परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, और वो कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि द मोस्ट कॉमन वर्क्स फॉर द सेकेंड हाउस, जो सेकेंड हाउस वाला काम है वो क्या देखता है, इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, यानी स्टेट्स के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको वो कहाँ पे लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि जो जो स्टेट के एमएलए होते हैं, यानी जो हम जो स्टेट्स के एमएलए हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, वो ही अपने मेंबर में से सिलेक्ट करके वो कहाँ भेजते हैं, वो पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो लेकिन वो क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो मैटर हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया जा सके। ठीक है, तो स्टेट अपने मैटर को डिस्कस करने के लिए वहाँ पे भेजते हैं। एंड रीजन्स और फेडरल यूनिट्स, और अपने रीजन्स और जो फेडरल यूनिट्स है इन सब के इंटरेस्ट को वो लेकर वहाँ पे जाता है सेकंड हाउसेस के जो मेंबर होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट है। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक हमारा कौन सा हो गया, एक हमारा हो गया लोकसभा, एक हमारा हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा को तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने वोट देते हैं जब जनरल इलेक्शन होता है, पीएम का इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सिलेक्ट होते हैं मेंबर, तो वो कौन करता है, तो वो जो कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब जो स्टेट के जो वो होते हैं मेंबर होते हैं, वो सिलेक्ट करके अपने मेंबर भेजते हैं। यानी 10 मेंबर या 5 मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने मेंबर को भेजते हैं अपनी बात, ताकि वो यहाँ पे रख सकें। तो वो राज्यसभा में होते हैं, स्टेट के मेंबर होते हैं। यहाँ पे जो एमपी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, स्टेट के आ रहे हैं। तो वो स्टेट जो एमएलएज होते हैं वो अपने में से ही सिलेक्ट करके यहाँ पर भेजते हैं अपने मेंबर को, अपने एज ए रिप्रेजेंटेड बनाकर। अब हम देखेंगे आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस, दो हाउसेज हैं, टू हाउसेज आर नन काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो होगी जो राज्यसभा, यानी राज्य, पता चल रहा है कि स्टेट्स है, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है राज्यसभा। और जो दूसरी है लोकसभा, यानी जो जनता की है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है।
एंड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और प्रेजिडेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शी एंड ही बोथ ऑफ हो सकते हैं, एंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट है ना तो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, वो कोई किसी भी स्पेशल उसमें नहीं आता है। बट यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस इज कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। लेकिन जब प्रेजिडेंट मंजूरी देगा जब भी जाके वो लॉ बनेगा। राज्यसभा और प्रेजिडेंट में जो प्रेजिडेंट है राज्यसभा लोकसभा में नहीं है, लेकिन ये किस लिए इम्पोर्टेंट काम प्ले कर रहा है कि ये मंजूरी देगा लॉ बनने के लिए, जो दोनों डिस्कशन करने के बाद वहाँ पे डिसाइड होगा दोनों हाउसेज में। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेस। आप अर्लियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड फ्रॉम चैप्टर 3 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शंस टेक प्लेस। लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं। रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन टू हाउसेज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का कंपोजिशन कैसे होता है, वो कैसे बनती हैं, वो थोड़ा रिकॉल करें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और इन दोनों के आंसर्स दें। अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं 543, और राज्यसभा में कितने होते हैं 245। लेकिन जब आप लोकसभा के मेंबर देखेंगे 545 में से तो 2 मेंबर होते हैं इंडियन एंग्लो, यानी प्रेसिडेंट के पास होते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को अपनी तरफ से, किसी को भी कर सकते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 543 मेंबर हैं जो कि एमपी बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में, जो जितनी सीट हैं। उसके बाद हम राज्यसभा में देखें तो ऐसे ही 245 में से 233 हैं जो कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं, जो कि वहाँ के जो मेंबर हैं वो उनको एमएलएज हैं वो उनको चुन के भेजते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो ही इनको चुन के भेजते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन जो 12 हैं वो प्रेसिडेंट किसी को भी चुन सकते हैं अपने में से, जैसे कि स्पोर्ट्स या कल्चर या साइंस में से कोई किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी राज्यसभा के ही एक एमपी हैं। तो राज्यसभा के अंदर 12 सीट्स प्रेसिडेंट हैं जो उनके पास हैं, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली हैं। हु इलेक्ट द मेंबर्स, मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, तो यहाँ तो इलेक्ट करते हैं मतलब पीपल करेंगे, ठीक है, लोकसभा को। और राज्यसभा में इनडायरेक्टली एमएलएस करते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो स्टेट के जो मेंबर होते हैं वो अपने में से ही भेजते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे, तो वहाँ से वो अपने मेंबर को एमपीज को भेजते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे ईयर कितनी इनकी टर्म होती है, तो 5 ईयर तो होती है लोकसभा की, 5 साल तक के लिए इनको चुना जाता है, फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं कौन, लोकसभा के 5 साल के बाद पूरे के पूरे मेंबर जितने भी एमपी हैं। लेकिन जो राज्यसभा है उसका कभी भी पूरे के पूरे मेंबर जो हैं डिज़ोल्व नहीं होते, 1/3 चेंज होते हैं। जैसे 1/3 डिज़ोल्व हो जाएंगे, फिर वो नए आ जाएंगे उनकी जगह, फिर सेकेंड टाइम पे फिर 1/3 चेंज होंगे, फिर उसमें न्यू मेंबर आ जाएंगे, फिर 1/3 डिसॉल्व होंगे, चेंज होंगे। तो मतलब ये परमानेंट इसको बोला जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि सारे मेंबर कभी भी एक बार में बाहर नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। और हर 2 साल में होता है ये, जो राज्यसभा के मेंबर 1/3 चेंज होते हैं, हर 2 साल में चेंज होते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट हाउस है, जबकि वो परमानेंट लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा हर 5 साल में, तो वो परमानेंट नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बेस पे। जो डाटा है आपने बैकिंग पहले भी क्लासेस में पढ़ चुका है, तो उसको रिकॉल करें। तो उसके बाद फॉलोइंग हाउस, अभी जो दोनों हाउसेज देख रहे हो, दोनों हाउसेज में से मोर पावरफुल कौन है।
इट माइट अपियर दैट द राज्यसभा इज़ अ मोर पावरफुल, शायद हम कहें तो भाई राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। फॉर समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर, उसे अपर चैम्बर के नाम से बुलाया जाता है, लोकसभा को लोअर चैम्बर के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन सिर्फ ये सब कहने की बात है, डज नॉट मीन राज्यसभा इज़ अ मोर पावरफुल दैन लोकसभा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो राज्यसभा है उस पर ज़्यादा पावर है। दिस इज जस्ट अ ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट सिर्फ बोलने में आता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि परमानेंट हाउस है, कौन सा है, जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि वो अपर चैम्बर में है, यानी वो डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो लोकसभा है वो डिजॉल्व हो जाता है पूरा, इसीलिए उसे लोअर लोअर चैम्बर कहा जाता है। तो सिर्फ एक ये इंडिकेशन दिया हुआ है। अगर हम देखें तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसी राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दे रखी हैं, लेकिन स्पेशल पावर स्टेट्स के लेवल पे दे रखी हैं, क्योंकि वो स्टेट के इंटरेस्ट को हैंडल कर रहा है जो राज्यसभा है, क्योंकि वो स्टेट्स की जो पब्लिक है उसको देख रहा है और वहाँ के इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहा है, तो उसको उसी की पावर दे रखी है। बट मोस्ट मैटर लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे ज़्यादातर किसको सुप्रीम है पावर, किसको दे रखी है, लोकसभा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे? जैसे कि इन ऑर्डिनरी लॉ है जिस पे ज़रूरत है कि वो हाउसेज में पास होना है, बट यहाँ पे डिफरेंसेस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो जाती है, बातों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, दोनों हाउसेज नहीं मान रहे हैं, तो वहाँ पे फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक जॉइंट सेशन होगा, मीटिंग होगी दोनों मेंबर्स की, और वो एक साथ बैठेंगे। उसके बाद वहाँ पे वो जो मेंबर्स होते हैं उनसे पूछा जाएगा। तो जो लोकसभा के जो हैं वहाँ पे उन्हीं के ज़्यादा मेंबर हैं। सीधी सी बात है, आप देखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स में तो लार्जर किसका है, लोकसभा के लार्जर हैं, तो उन्हीं का प्रिवेल होगा, मंजूरी होगी मीटिंग के अंदर। तो इसी वे में हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो पावर किसको है, लोकसभा को, क्योंकि लोग उसके एमपी ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि वो जनता द्वारा चुन कर गए हुए हैं, और यहाँ पे जो स्टेट हैं वो अपने अपने में से ही, अपने मेंबरों में से चुन के भेजते हैं डायरेक्ट। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, मनी मैटर में भी लोकसभा ज़्यादा पावर है। कैसे? अगर वो बजट पास करता है तो गवर्नमेंट का जो बजट पास होता है और मनी रिलेटेड लॉ होते हैं, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकता है, डिले कर सकता है 14 डेज के लिए, सजेशन दे सकता है बस, और वो भी उसके बाद लोकसभा एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उस चेंज करे ना करे, वो उसके ऊपर है। तो फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे बोला है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी सब ना कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। कैसे? कि ओनली वन पर्सन हु enjoy द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर्स, यानी एक जो पर्सन है जो इंजॉय कर रहा है मेजोरिटी को, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के अंदर। इफ़ द मेजॉरिटी, अभी तो उसको मेजॉरिटी है तो वो पीएम है और वहाँ पे वो अपनी सारी पावर इंजॉय करता है। लेकिन जब मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर से, अगर जो मेजॉरिटी जिन मेंबरों की मिल रही है, अगर वो उनमें से कह दें, आधे से ज़्यादा मेंबर कह दें नो कॉन्फिडेंस, यानी नो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो काउंसिल मिनिस्टर्स के आधे से ज़्यादा मेंबर अगर ऐसा कह दें कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सब क्या हो जाएंगे, क्विट, उनको छोड़ना पड़ेगा अपना सीट, अपनी जगह, और ये राज्यसभा को ये पावर नहीं है। तो यहाँ पे जो बोला गया है मेन चीज़ यही है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है लोकसभा के अंदर कंट्रोल करने की पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो यहाँ पे लोकसभा की पावर ज़्यादा हैं जो अभी हमने देखा है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे 4.3 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी तक तो हमने एक इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, लेजिस्लेचर, यानी जो जिसमें पार्लियामेंट पढ़ा जहाँ लॉ बनता है। अब हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन, सेकंड इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पता है लॉ को, और कौन कौन से हैं ऐसे जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं या पोस्ट हैं, कौन आते हैं जो परमानेंट में भी हैं और जो परमानेंट नहीं हैं, दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम थर्ड इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे जुडिशरी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।